पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रानीगंज कोयलांचल के भूधसान प्रभावित इलाकों की तुलना उत्तराखंड राज्य के भूधसान प्रभावित जोशीमठ से की। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20,000 लोगों की जान जा सकती है। एडीडीए के चेयरमैन तापस बनर्जी ने कहा कि पुनर्वास के 2,600 करोड़ रुपए की जगह केंद्र सरकार ने केवल मात्र 500 करोड़ रुपए ही दिए हैं। यहाँ बता देना जरूरी है कि भूधसान क्षेत्र का मतलब रानीगंज शहर नहीं बल्कि ईसीएल के अंतर्गत सभी भूधसान प्रभावित इलाकों को रानीगंज कोयलांचल क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाता है। उत्तराखंड के जोशीमठ की तरह रानीगंज कोयलांचल क्षेत्र कभी भी धंस सकता है और 20,000 लोगों की जान जा सकती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐसी आशंका व्यक्त की है। मेघालय दौरे पर जाने से पहले पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने रानीगंज कोयलांचल के भविष्य को लेकर आशंका जताई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जोशीमठ की तरह रानीगंज कोयलांचल कभी भी धंस सकता है और 20,000 लोगों की जान जा सकती है। भूधसान से 30,000 लोग प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। 10 साल तक मांग करने के बाद भी केंद्र सरकार से रुपए नहीं मिले। उन्होंने कोयला खनन कंपनी ईसीएल पर उंगली उठाई और कहा कि ईसीएल ने जमीन लेकर रख ली है लेकिन रुपया नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोशीमठ की तरह रानीगंज कोयलांचल क्षेत्र में भूधसान की आशंका जताई है तो इसके पीछे ठोस आधार भी है, क्योंकि रानीगंज कोयलांचल के विस्तृत इलाके को कई वर्षों पहले ही भूधसान प्रभावित घोषित किया जा चुका है। इन इलाकों में रह रहे लोग वर्षों से भूधसान की विभीषिका झेलने को मजबूर हैं। जहां कहीं भी बड़े दायरे में भूधसान होना, जमीन अथवा घरों की दीवारों में दरार पड़ जाना आम बात है। कभी भूधसान के कारण गोफ के आकार के गहरे गड्ढे बन जाते हैं और उनमें से गैस व आग की लपटें निकलनी शुरू हो जाती है तो कहीं भूधसान की चपेट में आने से कुएं व तालाब का पानी सूख जाता है। अतीत में कोयलांचल क्षेत्र में ऐसी कई घटनाएं प्रकाश में आ चुकी है। वर्षों पहले भूधसान प्रभावित इलाकों को चिन्हित कर वहां रह रहे लोगों के पुनर्वास की योजना भी बनाई गई थी, लेकिन पुनर्वास योजना अधर में लटकी हुई है। राज्य में जब सीपीएम की सरकार थी तब भूधसान प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों के पुनर्वास का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास के निर्देश दिए थे। फिलहाल पुनर्वास योजना का जिम्मा आसनसोल दुर्गापुर डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात एडीडीए संभाल रही है। इस विषय को लेकर एडीडीए के चेयरमैन व रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक तापस बनर्जी का कहना है कि केंद्र सरकार राशि उपलब्ध नहीं करवा रही है, इसीलिए पुनर्वास योजना का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार को लगभग 2,600 करोड़ रुपए आवंटित करने थे, लेकिन केंद्र सरकार से अब तक सिर्फ 500 करोड़ रुपए ही स्वीकृत किए गए हैं। पुनर्वास योजना के तहत लगभग 12,000 घर बनाए गए हैं, लेकिन उन्हें अंतिम रूप देने के लिए और 450 करोड़ रुपए की जरूरत है। ये राशि केंद्र सरकार ने रोक कर रखी है। ईसीएल ने भी जमीन उपलब्ध नहीं करवाई। पूर्व सांसद और सीपीएम नेता वंश गोपाल चौधरी ने भी भूधसान प्रभावित इलाकों में रह रहे लोगों के पुनर्वास में देरी को लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जोशीमठ से रानीगंज कोयलांचल की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि रानीगंज कोयलांचल के हालात अलग हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार को वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के आधार पर कदम उठाना चाहिए और वैज्ञानिक पद्धति से कोयला खनन की व्यवस्था करने की जरूरत है। केंद्रीय सरकार धस इत्यादि विषय निये कखनो कोनोदिनই সেইভাবে মাথা ঘামায়নি। আর যখন হচ্ছে যে পুনর্বাসনের প্রশ্ন এলো, একটা কোর্টের নির্দেশ এলো, সুপ্রিম কোর্টের একটা নির্দেশ এলো পুনর্বাসন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে, তার একটা আলাদা ইস্যু ছিল। সেটাও এখন যে রাজ্য সরকার, এটা আমাদের সরকার থাকার সময় কিছু হচ্ছে যে আলোচনা শুরু হলো, পরবর্তীকালে সেই টাকা হচ্ছে যে আসতে আরম্ভ করলো যখন এই 2011-র পরে পশ্চিমবাংলার বর্তমান সরকার তৃণমূলের সরকার এখানে আসলেন, তখন তারপরে কিন্তু পুনর্বাসনের অগ্রগতি কিছু হলো না। সেটা একটা অংশের মানুষের কিছু ঘরবাড়ি যেখানে ধস এলাকা দেখা দিয়েছিল। সেটা দরকার যেটা হচ্ছে, যেটা রাজ্য সরকারকেও করতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারকেও করতে হবে, যে এই এলাকার সম্পর্কে ভূতাত্ত্বিক যে রিপোর্ট, সেই রিপোর্টকে কেন্দ্র করে তারা কি ব্যবস্থা নেবেন এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে কয়লা তোলার ব্যাপারে যা করা দরকার সেটা কেন্দ্রীয় সরকারকে এই কথা রাজ্য সরকারকে বলতে হবে। কিন্তু রাজ্য সরকার তো এখন কয়লা খনি নিয়ে কোনো বিষয়ই তারা দেখাচ্ছেন না এবং এখন তো বড় করে প্রশ্ন উঠে গেছে বেআইনিভাবে কয়লা উত্তোলন নিয়ে গোটা রাজ্য জুড়ে। তো এখন রাজ্য সরকারকে দেখতে হবে এই বিষয়টাকে। इस विषय को लेकर फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद खैतान का कहना है कि रानीगंज काफी पुराना शहर है
और अवैध कोयला खनन के कारण यहाँ दिन प्रतिदिन खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए वे किसी को दोष देना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बार बार शहर को खाली करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग शहर छोड़कर कहाँ जाएंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि वैज्ञानिक पद्धति से रानीगंज शहर को बचाया जाए। খণ্ডের সঙ্গে তুলনা করতে যাব না। আমরা জানি রানীগঞ্জের শহর বহুত পুরনো শহর, ধস কবলিত শহর, এটাও ঠিক। মাটির তলা থেকে ইললিগ্যাল মাইনিং হয়ে জিনিসটা বেশি আরও প্রবণতা পেয়েছে, এটা তো মানতে হবে। এখন কেন্দ্রীয় সরকারের দোষ হচ্ছে সিআইএসএফের দোষ না রাজ্য সরকারের দোষ, আমরা ওই পেছাঙে ফেঁচে যাব না। কিন্তু এটা মানতে হবে যে বেআইনি মাইনিং এখানে বিশালভাবে গত 10-20 বছরে 30 বছরে চলেছে। 30 বছরে লাস্ট আর বেআইনি মাইনিং হয়েছে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, রাজ্য সরকার বলছে আপনারা শর্ট ছেড়ে চলে যান। কোথায় চলে যাব আমরা? আমরা কোথাও যাব না। সায়েন্টিফিক পদ্ধতিতে যেটা অন্যান্য দেশে সাউথ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড যেখানে হয়েছে, শহরটাকে বাঁচানো হয়েছে, কংক্রিট পিলারিং করুক, পিলারিং করে শহরটাকে বাঁচাও। আমরা সে লাইনে কথা বলছি। আমাদের শহরটাকে বাঁচাতে হবে, আমরা কোথাও রানীগঞ্জ শহর ছেড়ে যাব না। তাতে সমস্যা আরো বড় হয়ে উঠছে। রামবাবু যাদব की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বিগত ৩৭ বছর ধরে ফার্নিচার জগতে আপনাদের ভরসায় একটাই নাম, রাজেশ ফার্নিচার। এবার নবরূপে নবসাজে গণপতি ফার্নিচার, যেখানে আপনারা পাবেন ফিলেক্স, সেলো, এসপিপিএল, কার্লন ইত্যাদি ব্র্যান্ডেড কোম্পানির বাড়ি এবং অফিসের সমস্ত ফার্নিচার। এর সাথেই গণপতি ফার্নিচার ম্যানুফ্যাকচারার স্পেশালাইজে আছে স্টিল ডোমেস্টিক আলমিরা, স্টিল অফিস আলমিরা, অফিস টেবিল, রিভলভিং চেয়ার, ভিজিটার্স চেয়ার, উডেন বেড, ইঞ্জিনিয়ারিং উড ফার্নিচার ও আরো অনেক কিছু। এর সঙ্গে গণপতি ফার্নিচারে পাবেন ইএমআই এর সুবিধাও। যোগাযোগ করুন এনএসপি রোড, রানীগঞ্জ, আনন্দলোক বাস স্টপের নিকট। ফোন নম্বর 7602363191, 9333100564।